नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने वहां पहले ही हार मान ली है। जी हां, बीजेपी ने जितनी उसको ऐसा लगता है कि अनुमानित सीटें वो कितनी जीत पाएगी, उस अनुमान में बीजेपी ने अपनी सीटों को इतना कम कर लिया है कि पिछले बार जितनी सीटें उसने जीती थी उससे भी उसकी गिनती कम हो गई है। यानी बीजेपी ने पिछले बार 105 106 सीटें जीती थी और अब देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि बीजेपी को अपना टारगेट 100 तक ही रखना चाहिए। इसका तो मतलब यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव लड़ने से पहले, मैदान में उतरने से पहले जिस तरह अपनी सीटें कम कर ली हैं, उसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है। वहीं कांग्रेस ने अभी एक आंतरिक सर्वे किया है जिसमें ये सामने आया है कि कांग्रेस ही महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है और दूसरे नंबर पर रहने वाली है एनसीपी और उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे। यानी महाविकास आघाड़ी को साफ साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, जबकि बीजेपी के हार मानने के पीछे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बीजेपी को न खुद पर न अपने साथियों पर, अपने साथी यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन दोनों ही गुटों पर अब बीजेपी को कोई भरोसा नहीं रह गया है। उसे नहीं मालूम है कि इन दोनों के साथ सीटों का तालमेल किस तरह होगा, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अलग अलग मसलों पर इनकी जो राय है उसको लेकर कोई सहमति बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कुछ भी नहीं पता है बीजेपी को। और इस समय ऐसा लग रहा है कि संघ ने वहां आकर सारी कमान संभाल ली है और ये शायद संघ का ही असर है जो अब संघ ने ये शायद समझाइश दे दी है कि आप हवा में मत उड़ो, आप बहुत ज्यादा अपने सीटों का अनुमान मत लगाओ या ये दावा मत करो कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, आप धरातल पर रहो। तो संघ ने एक तरह से बीजेपी की नकेल महाराष्ट्र में कस ली है। संघ से ये गलती हुई थी लोकसभा चुनाव में। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने या मोदी ने किस तरह 400 पार का नारा दिया था। 400 पार पूरे एनडीए को मिलाकर था, लेकिन क्या हाल हुआ बीजेपी का और क्या हाल हुआ एनडीए का, ये हम देख रहे हैं। बेशक मिला जुलाकर सरकार तो अभी मोदी ने बना ली है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई और जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसको देखकर अब बीजेपी को भी ये समझ में आ गया और संघ को ज्यादा ये समझ में आ गया है कि हवा में उड़ने से बात बनेगी नहीं। अगर सत्ता में लौटना है तो फिर अपने टारगेट को सही करके चलना होगा और शायद बीजेपी की यही रणनीति है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के लिए तो वही महाराष्ट्र का चेहरा है, तो उन्होंने ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कि हमको 100 सीटें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बीजेपी 100 सीटें जीत जाती है तो फिर जिसको भी सरकार बनानी होगी उसको हमारे साथ आना पड़ेगा। यानी बीजेपी ने ये तैयारी नहीं की है कि वो ज्यादा सीटें जीते और बहुमत हासिल करे। बीजेपी ने ये तैयारी की है कि किस तरह वो गठबंधन या बाकियों को अगर झुकाना हो तो किस तरह झुकाने की तैयारी वो कर सकती है। ये बीजेपी की रणनीति है। हालांकि जनता के बीच इसका क्या संदेश जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब बीजेपी ही पहले हार मान लेगी, जब बीजेपी ही अपनी सीटें कम कर लेगी, तो जनता भला उसको क्यों ज्यादा वोट देगी, ये देखना होगा। इधर कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे आया है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस ने खुद को 80 से 85 सीटें दी हैं, एनसीपी शरद पवार गुट को 55 से 60 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 30 से 35 सीटें और एमवीए को 165 से 180। और 165 से 180 का मतलब है महाविकास आघाड़ी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिल रहा है। और महाविकास आघाड़ी तो अभी एक है, उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि आप जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहें, मेरी पूरी सहमति उसको है। यानी एमवीए में किसी तरह की कोई दरार नहीं है। दूसरी ओर महायुति किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात है। और खासकर आज की कल जो बैठक हुई उसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, और इस समय महाविकास आघाड़ी की एक बैठक चल रही है मातोश्री में, उद्धव ठाकरे का जो निवास है वहां पर, और उस बारे में 2 घंटे पहले संजय राउत ने जो जानकारी दी थी, क्या कुछ कहा था कि इस बैठक में किस पर चर्चा होने वाली है, आइए पहले उस बयान को सुन लेते हैं। अरे सर के बहुत से लोग बैठे, तो मैं तो मांग करूंगा कि हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करो, लेकिन ये सब अब ये मामला ठंडा होने वाला नहीं। आज मालवण में मोर्चा है, आदित्य ठाकरे जी इस मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। शिवसेना ने मोर्चा निकाला है, लेकिन उसमें और भी पार्टी के प्रमुख नेता महाविकास आघाड़ी के शामिल होंगे। मैं भी खुद जा रहा हूं परसों, हम भी वहां जाएंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार के लोगों के मन में एक उद्रेक है, हाँ,
तो देखते हुए महाराष्ट्र में क्या होगा मुझे पता नहीं। मुद्दा तो मालवण का भी रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस प्रकार से गिरा हो, उसके बाद जो राज्य में स्थिति निर्माण हो गई, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर तुरंत चर्चा हमको करनी पड़ेगी। तो माननीय शरद पवार जी, नाना पटोले जी आज मातोश्री में आएंगे, उद्धव जी के साथ चर्चा करेंगे। सब तीनों नेता मिलकर जरूर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये थे संजय राउत, शिवसेना नेता सांसद। उनका ये जो बयान है मालवन का जिक्र कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 4 दिसंबर को पिछले साल यानी 2023 में मालवन जो वहां पर शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था खुद मुख्य प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो मूर्ति बिल्कुल ढह गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण ये मूर्ति ढह गई, लेकिन छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर अब विपक्षी दल शांत नहीं बैठे हैं। आज ही मालवन में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वहां पर एक मोर्चा निकाला जा रहा है और दूसरी ओर बाकी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं और संजय राउत ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में होनी चाहिए, उनकी निगरानी में होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसके लिए दोषी कौन है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि शिवाजी की मूर्ति का गिरना सीधे सीधे महाराष्ट्र का अपमान है और शिवसेना ने इस पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार और एकनाथ शिंदे इन सबके चेहरे को दिखाते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान को इन लोगों से ठेस पहुंची है और शिवाजी महाराज आप हमको माफ करिए और हम आपका सम्मान जो है वो वापस करेंगे। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे ने दावा किया इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद से भी और इसके पहले से भी शिवाजी की मूर्ति के गिरने के कारण महाराष्ट्र में इस समय काफी तेज हो चुकी है सियासत और बीजेपी इस समय पूरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी इसे बहुत बड़ा मामला नहीं बता रही और ये कह रही कि हम इस मूर्ति को फिर से लगा देंगे और नेवी जो है इसकी जांच कर रही है, क्योंकि नेवी ने इस मूर्ति को लगाया था। लेकिन जिस तरह से पीएम के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया था उसके बाद सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी को उद्घाटन करने का शौक है, इसीलिए जल्दबाजी में और बिना गुणवत्ता को परखे ये काम किया और आज देखना पड़ रहा है कि शिवाजी की मूर्ति गिरी है और ये महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। ये साफ साफ विपक्ष का आरोप है। तो महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले जिस तरह से इस समय सियासी हलचल मची हुई है, उसके बाद क्या बीजेपी इसमें अपने पैर जमीन पर टिका पाएगी या बिल्कुल लहरों में वो बिखर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी जो मैं चर्चा कर रही थी कि महाराष्ट्र में किस तरह बीजेपी ने हार मान ली है, क्योंकि इधर कांग्रेस का एक आंतरिक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें 80 से 85 सीटें, उसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट को भी ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। ये सब मिलाकर ये लोग बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन महायुति की हालत ऐसी है कि उसको नहीं मालूम अभी सीटों का बंटवारा कैसा होगा, कौन लोग उसके साथ आएंगे। बीजेपी ने खुद अपनी सीटें कम कर ली हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने 100 सीटें हासिल करने का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, जब पहले ही ये मैदान छोड़ने की तैयारी है, पहले ही हार मान ली है बीजेपी ने, क्या पहले ही बीजेपी समझ गई है कि हमको जितना यहाँ पर हम उड़ना था उड़ चुके, लेकिन अब जो है वापस लौट जाने के दिन आ गए हैं? सरमित्रा जी, एक तो देवेंद्र फडणवीस ने जो लक्ष्य तय किया है 100 सीटें जीतने का, तो मुझे लगता है अमित शाह जी से बिना पूछे उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया है। क्योंकि अमित शाह जी होते तो कहते अब की बार 250 पार, या मोदी जी होते तो कहते अब की बार 250 पार। जैसे कि लोकसभा में नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, हरियाणा में पिछली बार नारा दिया गया था अब की बार 60 पार, झारखंड में 60 पार का नारा दिया गया था। तो इसी तरीके का नारा दिया जाता है कि अब की बार 250 पार। लेकिन यहाँ तो सरमित्रा जी जितनी पिछली बार जीते थी सीटें, उतना भी लक्ष्य नहीं रखा गया है कि इतनी सीटें हमको जीतनी है, उससे भी कम लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब सरमित्रा जी साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और ख़ासकर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र की जो ज़मीनी स्थिति है उससे भली भांति अवगत हैं कि ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है सरमित्रा जी, ये जो 100 सीटों का अगर लक्ष्य दिया गया है उसमें भी ये इस दावे के साथ कि अगर हम 100 सीटें जीत लेते हैं तो जो भी सरकार बनाएगा वो हमारी मदद से बनाएगा।
यानी कि आप 100 सीटें जीतने का लक्ष्य तो रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसके साथ आप ये जोड़ रहे हैं कि जो भी सरकार बनाएगा वो हमारी मदद से बनाएगा। तो क्या आपको अपने दूसरे सहयोगी जो हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि वो भी आपके साथ मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं? जो आपको कहना पड़ रहा है कि जो भी सरकार बनाएगा वो हमारी मदद से बनाएगा, यानी आप सरकार बनाने की संभावनाएं जो हैं आने वाले समय में क्या उद्धव ठाकरे या शरद पवार के ज़रिए आप देख रहे हैं और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से आपका भरोसा उठ गया है? तो ये जो लक्ष्य सामने रखने की बात आ रही है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और जिस तरीके का उनका ये वक्तव्य आ रहा है कि साहब 100 सीटों का लक्ष्य जो है वो रखा जाएगा और इतनी सीटें जीत लेंगे तो जो भी सरकार बनाएगा तो वो हमारी मदद से सरकार बनाएगा, इसका मतलब समिता जी साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे तरीके से मालूम है कि महायुति की सरकार भी नहीं बनने जा रही है महाराष्ट्र में, और महायुति में एकता भी नहीं बनी रहेगी। ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है देवेंद्र फडणवीस को। तो देवेंद्र फडणवीस का जो कहना है वो अपनी जगह एक तरफ है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे है वो आंतरिक सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एमवीए को स्पष्ट बहुमत, क्या बल्कि थम्पिंग मेजॉरिटी एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन को वहाँ मिलने जा रही है। और सर मित्रा जी, इससे पहले जो सकाल ग्रुप का आया था सर्वे, उसमें भी जो रिजल्ट दिए गए थे उसमें भी लगभग यही जो था सर्वे उनका था, उनका भी 48% के आसपास महाविकास अघाड़ी को और 33% के आसपास महायुति को वोट मिल रहे थे। और अगर उनको सीटों में कन्वर्ट किया जाता है तो वो यही आंकड़ा बैठता है 165 से 180 के बीच महाविकास अघाड़ी का और महायुति का 98 से 103 के बीच। तो ये उनका कांग्रेस का अपना आंतरिक सर्वे हो सकता है। उस आंतरिक सर्वे से अलग हटकर समिता जी अगर बात की जाए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और एमवीए के अंदर क्या चल रहा है, उससे ये बात साफ तौर पे समझ में आती है कि महाविकास अघाड़ी तो एकजुट है, उसके मुद्दे भी एकजुट हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उनके पास निकल चुका है और वहाँ ये भी नहीं है कि हमको किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना है। ये स्पष्ट है कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद विधायक बैठ करके तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन महायुति जो है उसमें ये खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे इस बात का दबाव बना रहे हैं कि चेहरा उन्हीं का होगा, एकनाथ शिंदे का। और देवेंद्र फडणवीस भी लगभग साल भर पहले ये बात कह चुके हैं कि अगला चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो जब एक साल पहले आप कह चुके हैं कि अगला चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो अभी आपको एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का अपना चेहरा घोषित करने में परेशानी क्या आ रही है? तो महायुति एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े, जिसके नेतृत्व में आपने सरकार चलाई है अभी तक। तो देवेंद्र फडणवीस भी अभी एकनाथ शिंदे का चेहरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार नहीं कर रही है और एकनाथ शिंदे ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दबाव बना रहे हैं। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समिता जी कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी महायुति में ज़बरदस्त तरीके से उखाड़ पछाड़ चल रही है। अजीत पवार अलग रूठे फिर रहे हैं, अलग यात्रा निकाल रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महायुति में सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट है वो उनका आया है, एकनाथ शिंदे का, वो ये दावा कर रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, यानी कि चुनाव अगर लड़ा जाना है एकजुट होकर महायुति को तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाए और उन्हीं को चेहरा बना के लड़ा जाए। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इस तरीके की खबरें समिता जी चल रही हैं। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का दबाव अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो फिर से मुख्यमंत्री बने तो जाहिर है वो देवेंद्र फडणवीस की तरह उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे या बीजेपी के साथ जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम स्क्रीन पे एक बार अगर फिर दिखा सके तो वो हमें दिखा देते हैं कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे, ये देखिए इसमें अमरेंदु जी आप गौर कीजिए, कांग्रेस खुद को 80 से 85 सीटें दे रही है जबकि बीजेपी को मिल रही है 60 से 62 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस ने कभी कोई दावा नहीं किया कि हम अकेले बहुमत ले आएंगे, वहां महाविकास अघाड़ी की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस को अपने सर्वे में वहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। और बीजेपी जो दावा कर रही है, यानी देवेंद्र फडणवीस का जो टारगेट है 100 सीटों का, उससे बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे दिख रही है, 60 से 62 सीटें। दूसरी ओर एनसीपी जो शरद पवार गुट है उसको मिल रही है 55 से 60 सीटें और यही सीटें लगभग बीजेपी की है, यानी बीजेपी और शरद पवार गुट के बीच में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी का जो तीसरा और सबसे अहम पहलू है शिवसेना उद्धव ठाकरे,
उसको मिल रही है 30 से 35 सीटें। यानी महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों में देखें तो सबसे कम सीटें शिवसेना के पास आती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ ये लगभग तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर उस चीज को लेकर कोई तकरार नहीं है, और बल्कि उद्धव ठाकरे ने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस या शरद पवार गुट से कोई बनना चाहे तो मुझे उसका कोई वो नहीं, मैं उसको समर्थन दूंगा। यानी कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी ये तीनों एक साथ बिल्कुल मजबूती से लड़ रहे हैं, और 165 से 180 सीटें इसीलिए कांग्रेस के अंतरिक्ष सर्वे में दिख रही है। लेकिन बीजेपी का हाल देखिए और महायुति का हाल देखिए, 60 से 62 सीटें, जबकि शिंदे गुट को मिल रही हैं 30 से 32 सीटें। यानी शिवसेना उद्धव गुट के बराबर ही, लगभग बराबर सीटें। लेकिन शिंदे गुट इतनी सीटें लेकर क्या बीजेपी में अपने लिए मुख्यमंत्री का चेहरा मांग सकता है? यहाँ ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे को पिछले बार बीजेपी अलग ही इसीलिए हुई क्योंकि उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, तो यहाँ वो किस तरह एकनाथ शिंदे के चेहरे पर राजी होगी ये देखना होगा। और एनसीपी अजित पवार की तो हालत यहाँ पर बहुत ही बुरी दिख रही है। अमलेंदु जी, केवल 8 से 9 सीटें कुल मिलाकर महायुति को मिल रही हैं 98 से 103 सीटें। यानी जितनी सीटें अकेले बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में पूरे महायुति को उतनी सीटें मिल रही हैं। ये हाल हो चुका है महायुति की सरकार का। वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक नमूना शिवाजी की मूर्ति गिरने पर हमने देख ही लिया है। और अभी आपने सुना भी कि संजय राउत किस तरह से बोल रहे थे। उन्होंने साफ साफ मांग की है कि इसको लेकर एक जो एसआईटी गठित होनी चाहिए, और वो उसकी अध्यक्षता जो है वो हाईकोर्ट के जज को करनी चाहिए। बाकी लोग भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं, और इस समय जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं, उधर मातोश्री में भी इसी बात पर चर्चा हो रही होगी। ये प्रोग्राम खत्म होते होते तक शायद सामने आ जाए कुछ बातें कि क्या चर्चा हुई, या सीट शेयरिंग को लेकर या बाकी बातों को लेकर। लेकिन महाविकास आघाड़ी की आज ये जो बैठक हो रही है ये काफी खास है, क्योंकि अभी हाल ही में जो बदलापुर की घटना हुई उसमें ये लोग सब साथ में थे। शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना पर ये लोग सब साथ में हैं। लगातार जो शिंदे सरकार को, या कहें कि महायुति सरकार को, ये महाविकास आघाड़ी ने बिल्कुल छका दिया है, जिसको कहते हैं कि हर मुद्दे पर वो बिल्कुल सवाल खड़े करती है और उनका जवाब देते इनसे बन नहीं रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि अगले जो विधानसभा चुनाव आएंगे इसमें हमको किसी भी तरह से 100 का आंकड़ा पार करना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बीजेपी के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से हौसला बंधा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में भले ही महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली हूं, लेकिन वोट शेयर का अंतर केवल 0.3% था, और वोटों का अंतर भी 2 लाख के करीब था, जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। बीजेपी ने यह माना है कि हमने 48 लोकसभा सीटों में से 45 जीतने का दावा किया था, तो ये नहीं हुआ। मतलब हमको हकीकत समझ में आ गई। इसीलिए अब बड़े बड़े अभियानों पर फोकस करने के बजाय ग्राउंड लेवल पर लोगों से व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ये बातें जो कही है देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन माना जा रहा है कि ये संघ ने कही है, क्योंकि अभी बीते 1-2 महीनों में देवेंद्र फडणवीस के कई चक्कर नागपुर में संघ कार्यालय में लगे हैं, और वहां उनकी मुलाकात हुई है। और संघ ने भी, मतलब ये जो संघ का तरीका है कि व्यक्तिगत कनेक्ट करो, बड़े बड़े बातें, मतलब बड़ी बातें नहीं करो। तो क्या लग रहा है अमलेंदु जी, क्या संघ की देखरेख में ही अब ये महाराष्ट्र के चुनाव बीजेपी को लड़ने पड़ेंगे? और अगर ऐसा लड़ती है बीजेपी, तो क्या ये जेपी नड्डा के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अब हम संघ से काफी ऊपर उठ चुके हैं और अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। क्या इस शर्मिंदगी को जेपी नड्डा किसी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, या संघ जो है क्या जेपी नड्डा को दिल से माफ कर पाएगा इस बात के लिए? देखिए समिता जी, संघ अब जेपी नड्डा को दिल से माफ़ करे या ना करे, लेकिन ये शर्मिंदगी जेपी नड्डा की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की होगी। क्योंकि जेपी नड्डा एक कोरियर बॉय से ज़्यादा कुछ नहीं है बीजेपी में। जो भी कुछ है वो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, तो वही दोनों सारा काम धाम संभालते हैं, उन्हीं के देख रेख में सब कुछ होता है। अगर आरएसएस पूरी बीजेपी को इस तरीके से टेक ओवर कर रहा है समित्रा जी, और देवेंद्र फडणवीस का ये वक्तव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। और इसलिए भी मायने रखता है समित्रा जी, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब रांची गए थे अपने मोहन भागवत जी, उन्होंने इशारों में किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले किए थे कि वो अपने को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगते हैं, इस तरह तक की बातें उन्होंने कही थी। यानी प्रधानमंत्री ने जो खुद को अविनाशी कहा था, उस पर एक तरीके से मोहन भागवत ने कटाक्ष किया था। फिर जो आरएसएस के एक दूसरे नेता हैं इंद्रेश कुमार,
उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था कि जो अपने को बहुत घमंडी पार्टी समझती थी, उसको घमंड था 400 पार का, उसको जो जनता ने सबक सिखा दिया। यानी आरएसएस की जो एक फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लीडरशिप है, उसमें अब नरेंद्र मोदी को लेकर के चिंतन शुरू हो चुका है कि नरेंद्र मोदी से अब पार्टी नहीं संभल सकती और नरेंद्र मोदी से पार्टी को मुक्त कराया जाना, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए सर मित्रा जी, देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि जनता में जाकर काम करना होगा और हमने जो नारे दिए, भाई नारा आपने 48 में से 45 सीट जीतने का दिया था, तो ये नारा आपका दिया हुआ थोड़ी था, ये तो नारा उन्हीं का दिया हुआ था जो 400 पार के नारा दे रहे थे। तो जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था, तो देवेंद्र फडणवीस इसका मतलब सीधे सीधे समिता जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहरा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। और इसलिए समिता जी, थोड़े दिनों पहले जो बीजेपी की एक बैठक हुई थी प्रदेश के नेताओं की, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सब कुछ अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में होगा, चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सहयोगी दलों से बातचीत देवेंद्र फडणवीस करेंगे, मुद्दे देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे और यहाँ तक कि टिकट भी देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। इस तरीके का फैसला लिया गया, और जबकि उसमें केंद्र से पहुंचे हुए पदाधिकारी भी मौजूद थे उस बैठक में। ये खबरें अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, मुश्किल से मुझे लगता है एक पखवाड़ा बीता होगा तब ये निर्णय लिया गया। इसका मतलब सर मित्रा जी कि देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस की ये तैयारी पूरी है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हस्तक्षेप महाराष्ट्र में नहीं करने देना है, क्योंकि इनकी वजह से स्थिति और ज़्यादा खराब हुई। और अगर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति रही है उनकी, नरेंद्र मोदी की, अगर ये रणनीति ना होती तो भारतीय जनता पार्टी को अपना 30 साल पुराना विश्वस्त सहयोगी शिवसेना जो है वो खोना नहीं पड़ता और शिवसेना दूसरे खेमे में जाके खड़ी नहीं होती। ये बात आरएसएस को अब समझ में आ रही है, ऐसा लगता है समिता जी। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि आरएसएस के अंदर अब ये चिंतन शुरू हो गया है कि किस तरीके से बीजेपी को बचाया जाए और मोदी शाह के कब्जे से बीजेपी को मुक्त कराया जाए, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव समिता जी सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव भर नहीं रह गया है, अब एक तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बचाने की आरएसएस जो लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लगता है उसका प्रतीक भी बनकर उभरेगा महाराष्ट्र का चुनाव कि किस तरीके से मोदी शाह के चंगुल से बीजेपी को बचाया जाए। शायद आरएसएस इस पर कोई काम कर रहा है और देवेंद्र फडणवीस का इस तरीके के वक्तव्य जो हैं वो इसकी तरफ साफ साफ इशारा करने से मिलता है। जी बिल्कुल, मोदी शाह की जो मनमानी है वो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाती जा रही है, और ये बात बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अब समझ में आ रही है और बहुत हद तक उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आ रही है। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जिस तरह सीटों के बंटवारे को, मतलब सीटों का बंटवारा नहीं, जो उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई थी, पहले 44 उम्मीदवार, उसके बाद फिर जो सूची बदली गई तुरंत ही 1 घंटे में, और उसके बाद भी बीजेपी दफ्तर में वहां पर हंगामा हुआ। और आज भी एक खबर इसी तरह की आ रही है कि फिर से जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो जिस तरह की नाराजगी बीजेपी वहां पर जाहिर कर रही है, या कल जो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों से जो झारखंड बीजेपी है वहां के जो नेता हैं उनको तकलीफ हो सकती है, उनको नाराजगी हो सकती है। तो अब ये जगह जगह दिख रहा है, और खासकर जिन चुनावी राज्यों में, हरियाणा में भी यही हाल देख रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी में जिस तरह मनोहर लाल खट्टर को हटाकर फिर नायब सिंह सैनी को वहां पर सीएम बनाया गया, और उसके बाद भी अब जेजेपी से तो गठबंधन टूट ही चुका है। पहलवानों वाला और किसानों वाला मसला वहां पर हरियाणा में बीजेपी को भारी पड़ता जा रहा है। तो ये तीनों चुनावी राज्यों में हालत खराब दिख रही है बीजेपी की। हालांकि झारखंड में भी अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, महाराष्ट्र में भी नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में भी अभी से कि किसको कौन सी जगह से लड़ना है, इसको लेकर एक तरह से नाराजगी जो है वो जाहिर होते जा रही है। हर्षवर्धन पाटिल हैं एक नेता जो इंदापुरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और फिर उनकी कल मुलाकात हुई थी पुणे में शरद पवार से, और जिसके बाद ये चर्चा तेज है कि वो वापस मतलब एनसीपी में आ सकते हैं। वापस इसलिए क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 2019 में, और उसके पहले 2014 में उन्होंने जब एनसीपी 1 थी तो उन्होंने दत्तात्रेय भरणे को हराया था। अब वही दत्तात्रेय भरणे अजित पवार गुट में चले गए हैं और वहां से उनको टिकट मिलने की चांसेस हैं। तो इस पर इंदापुर से तो हर्षवर्धन पाटिल ये चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, उनके समर्थक भी ये चाहते हैं। और कल जब उनकी शरद पवार से लंबी मुलाकात हुई तो ये माना जा रहा है कि अब वो बीजेपी छोड़कर आ सकते हैं एनसीपी में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस बात से इनकार कर रहे हैं
लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले, उनका एक बयान है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी नेता बीजेपी छोड़ना चाहते हैं वे हर्षवर्धन पाटिल की तरह शरद पवार से पुणे में मिल सकते हैं। ये बयान है बावनकुले का। मतलब जिसको बोलते हैं कि हम अपनी अकड़ बरकरार रखेंगे, आपको मुबारक आपकी अकड़, क्योंकि ठीक है वो आपका मसला है, लेकिन जिस तरह से बात यहाँ पर हो रही है, अमरेंदु जी क्या कहेंगे? ये बीजेपी क्या बिल्कुल मान चुकी है कि जिसको जहां जाना जाए, हम किसी भी तरह से 100 सीटें ले आएंगे, ये संघ के दम पर बीजेपी बोल रही है, या फिर उसने ये मान लिया कि अब हारना तो है ही है, तो फिर जिसको जहां जाना जाए, हम क्या कर लें? क्या बोलेंगे अमरेंदु जी? समिता जी, एक शेर है कि ए ना खुदा अब गम ना कर सफ़ीने का, हम फ़र्ज़ कर चुके हैं कि साहिल नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये फ़र्ज़ कर चुकी है कि साहिल नहीं रहा, यानी कि अब किनारा भारतीय जनता पार्टी की नैया को मिलने वाला नहीं है, मझधार में डूबेगी भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये बयान साफ तौर पे यही बताता है कि भाई अब जिसको जहाँ जाना है चले जाओ, हमें तो आना ही नहीं है, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हमने अब खुली छूट दे दी है। और देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उसका भी समिता जी एक तरीके से अगर देखा जाए समग्रता से, उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो वो भी यही है कहना कि बीजेपी सरकार में नहीं आ रही है। भले ही वो ये दावा करें कि अगर हम 100 सीटें जीत लेंगे तो जो भी सरकार बनाएगा वो हमारे दम पे बनाएगा, यानी कि वहाँ भी ये कोई दावा नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगर आपने 5 साल सरकार चलवाई है, मतलब आपका कहना ये था कि आपकी वजह से उद्धव ठाकरे की सीटें आई थी, जिस समय आपने गठबंधन तोड़ा उद्धव ठाकरे के साथ, तब तो आपका यही कहना था ना कि हम इसलिए उनको सीटें नहीं दे रहे हैं कि वो हमारी वजह से जीत करके आए हैं, और जबकि लोकसभा चुनाव में आपको फ़ायदा हुआ था वहाँ से, महाराष्ट्र से। तो आपने जो शिवसेना के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था, या उद्धव ठाकरे को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, सारे धतकर्म आपने उसके लिए कर लिए थे, किस तरीके से वो सब चीज़ें जब सामने आ गई, तो फिर आपको फिर अब सरकार बनाने का दावा करने में परेशानी क्या है? आपके पास 5 साल का समय, मतलब 5 साल नहीं, 2.5 साल का लगभग आपके पास समय है कि आप ये बता सकते हैं कि हमने सरकार चलाई है। तो आपको अब क्या दिक्कत है? तो अब तो आपको ये कहना चाहिए था, अब तो आपकी केंद्र में सरकार है, 30 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो आप ये भी एक जो है विश्व रिकॉर्ड लेकर के आप जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये भी बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। तो इतने सारे विश्व रिकॉर्ड आपकी झोली में होने के बाद, हालांकि वो एक विश्व रिकॉर्ड जो विनेश फोगाट बनाने जा रही थी वो आप लोगों ने नहीं बनने दिया, लेकिन फिर भी आपकी झोली में बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड हैं। तो उन विश्व रिकॉर्ड के और विश्व गुरु के दम पे भारतीय जनता पार्टी दावा क्यों नहीं करती कि वो महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने जा रही है, या उसको एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं है, या किसी की भी उसको ज़रूरत नहीं है? देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं समिता जी, वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि जो भी सरकार बनाएगा उनकी मदद से बनाएगा। अब वो भले ही कांग्रेस सरकार बनाए तो भी बीजेपी की मदद से बनाएगी, क्या देवेंद्र फडणवीस ये कहना चाहते हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जो भी कहना चाहते हो, लेकिन उसकी जो प्रतिध्वनि निकल रही है वो साफ तौर पर समिता जी यही निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि उसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस के बयान भी बता रहे हैं, और उनके सहयोगियों के बयान जो हैं वो भी साफ तौर पर यही इशारा कर रहे हैं। अब जो एकनाथ शिंदे की तरफ से दबाव बनाने की लगातार खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर बोल रहे हैं, लगभग 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं अकेले एकनाथ शिंदे, और 70 सीटों पर लड़ना चाहते हैं अजित पवार। तो 140 और 70 का जोड़ दिया है तो 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बचेगा फिर? तो ये तो 100 का लक्ष्य पूरा भी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, 100 सीटें लड़ने को आपको नहीं मिलेंगी। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष ये है कि 100 सीटों पर लड़ेगी भी कि नहीं लड़ेगी, तब तो आप 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखेंगे। यानी एक तरीके से समिता जी ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार के ऊपर भी दबाव बनाने की रणनीति है कि हमको 100 सीटें का जीतना है तो 150 सीटों पर हम लड़ेंगे, शायद ये भी कहना चाहते हो देवेंद्र फडणवीस। तो जो भी इन मतलब तीनों दलों की तरफ से महायुति के जो हैं जो भी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो अजित पवार को काले झंडे दिखाए जा रहे हों, चाहे उनकी यात्रा में व्यवधान पैदा किए जा रहे हों, एकनाथ शिंदे चाहे ये कहते हों कि अति आत्मविश्वास की वजह से और 400 पार के नारे की वजह से नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें इस तरफ साफ साफ इशारा करती हैं कि महाराष्ट्र में महायुति में अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और इधर जो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे है वो आंतरिक सर्वे भी साफ तौर पे ये इशारा करता है कि मुद्दे अब इंडिया गठबंधन के पास हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, उसके बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। आपने जैसे बताया ही कि उद्धव ठाकरे साफ साफ कह चुके हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री पद का बनाया जा सकता है, किसी को भी बनाया वो समर्थन देंगे। शरद पवार जो है वो कह चुके हैं कि
इंडिया गठबंधन में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एनसीपी का रहा, और इंडिया गठबंधन में क्या पूरी महाराष्ट्र में भी सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एनसीपी शरद पवार का रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट पर सीटों के फॉर्मूले तय नहीं होते हैं, सबको कुछ ना कुछ दबना पड़ता है गठबंधन चलाने के लिए, ये कह चुके हैं शरद पवार। और स्थिति यानी स्पष्ट कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट आने के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ने की मांग शरद पवार करने नहीं जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका। यानी कि अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरीके से समझा जा रहा था महागठबंधन में कांग्रेस से, वही सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये भी एक तरीके से वहाँ समझ बन चुकी है। दिल्ली आकर उद्धव ठाकरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सबसे मुलाकात कर चुके हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि महागठबंधन जो है, महाविकास अघाड़ी है और इंडिया गठबंधन, उसमें चीज़ें सब ठीक ठाक हैं। भारतीय जनता पार्टी में चीज़ें अभी तक ठीक ठाक नहीं हुई हैं, और आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ कोई तालमेल नहीं हो पाया है, इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा कराने में देरी की जा रही है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी का तालमेल ठीक ठाक नहीं हो जाएगा, या स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाएगी कि बीजेपी अकेली लड़ती है कि शिंदे के साथ लड़ती है, अजीत पवार के साथ लड़ती है, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं होगी। इस तरीके के आरोप भी विपक्ष लगातार लगा रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव कब घोषणा होगी इसका इंतजार है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बोल दिया है कि अभी वहां पर त्योहार चल रहे हैं, उसके बाद त्योहार, यानी ऐसा लग रहा है कि जब तक ये गणपति उत्सव पूरा ना निपट जाए तब तक जो चुनाव आयोग जो है वो इंतजार करेगा। अभी जन्माष्टमी के बाद वहां पर दही हांडी का एक उत्सव हुआ, इसको लेकर भी पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बहुत सारी मतलब पोस्ट इस तरह की आई कि उद्धव ठाकरे ने दही हांडी को किस तरह से इसके आयोजनों को रुकवा दिया था, हालांकि उसके पीछे दूसरे कारण थे। बहुत से लोगों की दुर्घटना होती थी, उसमें उनको चोट लगती थी, मौत होती थी। इन सारी वजहों से दही हांडी के कार्यक्रमों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ किया जाता था, लेकिन अभी बीजेपी ने फिर से इसको करवाया। और इस बार अमरेंदु जी, मुंबई का जो ये वर्ली जम्बोरी मैदान है, ये वर्ली जो है आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र है, और यहाँ पर बीजेपी ने परिवर्तन दही हांडी इसका आयोजन किया, और इसमें थे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार और बीजेपी नेता संतोष पांडे, और यहाँ देवेंद्र फडणवीस भी थे। और यहाँ जम्बोरी मैदान में गोविंदा पथक ने अफजल खान हत्याकांड का नाट्य रूपांतरण यहाँ पर किया, और जगह जगह पर वर्ली और मुंबई के बाकी जगहों पर अफजल खान वाले पोस्टर लगाए गए, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं वही आने वाले समय में विधानसभा चुनावों की हांडी फोड़ेंगे। आप याद कीजिए, अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया था इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली और उससे जोड़ दिया था। अब ये क्या, अहमद शाह अब्दाली के बाद इस तरह से अफजल खान का जिक्र आना, और इस बीच जब शिवाजी की मूर्ति गिर चुकी है, क्या महाराष्ट्र में अब ये पूरे प्रतीकों पर इस तरह से चुनाव लड़ेगी बीजेपी, और क्या इसमें उसको जरा भी सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं? क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन दही हांडी, जिसको मतलब नाम भी उसमें वहां परिवर्तन, तो सवाल यही है कि किस चीज का परिवर्तन करना चाहते हैं? अभी तो आप ही की सरकार है, फिर ये परिवर्तन दही हांडी क्यों आपने नाम रखा? और दूसरी बात, अफजल खान को इसमें लाकर क्या संदेश देना चाह रही थी बीजेपी, और क्या उसका ये संदेश जनता तक सही तरह से पहुंचेगा? अमरेंदु जी, देखिए समिता जी, एक तो महाराष्ट्र में गुजरात के मतलब गुजराती व्यापारियों को लेकर के एक बड़ा सेंटीमेंट है उनके खिलाफ, और जो शिवसेना की बुनियाद पड़ी थी वो शुरुआत में गुजरात के व्यापारी जो थे उनके खिलाफ ही पड़ी थी। उसमें बाद में लुंगी वाला और यूपी वाले वो सब बाद में सब जुड़े थे, तो शुरुआत जो थी वो गुजराती व्यापारियों के खिलाफ ही रही थी। और जो अहमद शाह अब्दाली निरूपित किया अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे ने, सर मित्रा जी, वो साफ तौर पे उन्होंने फिर उस लड़ाई को एक तरीके से उभारने की कोशिश की कि ये गुजराती दो व्यापारी जो हैं वो किस तरीके से महाराष्ट्र को ख़राब कर रहे हैं। और ये चीज़ें, ये आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है, महाराष्ट्र का विपक्ष जो है, कि किस तरीके से महाराष्ट्र से उद्योगों को उठाकर गुजरात ले जाया गया। और ये एकनाथ शिंदे से भी सवाल पूछे गए थे, शिवसेना ने पूछे थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गुजराती यहाँ से पूरा हीरा कारोबार उठा करके गुजरात ले जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं? किस तरीके के आप अपने को शिव सैनिक कहते हैं? तो ये सवाल एकनाथ शिंदे से भी उठे थे।
तो ये सुमित्रा जी जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अफजल खां लेकर आ रही है या किसको लेकर आ रही है, तो ये तो खैर उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अपनी राजनीति है, उसको लेकर के वो अपना आते हैं। लेकिन क्या जो जिस हिंदुत्व की पिच की बात करती है, क्या उस हिंदुत्व की पिच पे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से बड़ी हिंदुत्ववादी है? सवाल ये है। तो अभी भी जो मराठा सेंटिमेंट्स है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। और बीजेपी को जो भी फायदा मिला था सुमित्रा जी, वो उद्धव ठाकरे के साथ होने की वजह से मिला था। अब जब उद्धव ठाकरे साथ में नहीं थे, लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने आ गए। पहले आपके पास 45 सीटें थी गठबंधन के पास, अब आपके पास 9 सीटें रह गई या 7 सीटें जो भी रह गई, लड़ाई के आंकड़े के अंदर आप सिमट गए। तो ये रिजल्ट आ गया आपके सामने कि उद्धव ठाकरे आपके साथ नहीं है, तो बीजेपी कहाँ पहुँच जाएगी, ये सामने आ गया। तो यही समीकरण जो है ये विधानसभा चुनाव में भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी अब चाहे अफजल खां को याद करे और चाहे किसी खां को याद करे, बाकी इनकी जो अफजल खां और जो नवाज शरीफ जाने कौन कौन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, इनको सबको यही याद आते रहते हैं। कभी कसाब याद आता है, कभी अफजल गुरु याद आता है, कभी अफजल खां याद आता है। तो इनको ऐसे लोग बहुत याद आते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इनसे इनका हो सकता है दोस्ती वोस्ती कुछ रहती हो, कुछ संबंध रहते हो जो इनको इसी तरीके के सब लोग याद आते हों। लेकिन अब इसका मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ये अच्छे तरीके से समझ चुके कि भारतीय जनता पार्टी अगर उद्धव ठाकरे की सगी नहीं हो सकती है तो महाराष्ट्र में किसी की सगी नहीं हो सकती है। ये महाराष्ट्र के लोगों के बीच एक संदेश सुमित्रा जी ज़मीन पर तैर रहा है, जो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि वहाँ बयार क्या बह रही है, हवा क्या बह रही है। और इसकी तरफ साफ साफ इशारा कांग्रेस का आंतरिक सर्वे जो है वो भी कर रहा है, और देवेंद्र फडणवीस के बयान भी जो हैं वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ हवा किस तरीके की बह रही है। इसको अच्छे तरीके से देवेंद्र फडणवीस समझ चुके हैं। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस समझ रहे हैं हवा किस तरफ बह रही है। उधर बीजेपी ने जो तर्क दिया कि ये जो शिवाजी की मूर्ति गिरी, इसके पीछे तेज हवा जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है अमलेंदु जी अब ये आने वाले वक्त में जब ये इनकी अपनी सरकार गिरने की नौबत आ रही है, तब भी ये इसी तरह की हवा को जिम्मेदार बता सकते हैं। और किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए ये भी अब देखने वाली बात होगी। जब महाराष्ट्र के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सगी नहीं हुई बीजेपी, या बाल साहब ठाकरे के बेटे के साथ अगर वो नहीं खड़ी रह सकी, तो फिर एकनाथ शिंदे भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ठीक है, जितने साल मुझे मुख्यमंत्री पद मिल गया, लेकिन अब आगे शायद इसकी नौबत ना आए, और हो सकता है वो भी पाला बदल लें। अजित पवार का हाल तो बहुत ही बुरा होता जा रहा है। अगर उनको कांग्रेस 8 से 9 सीटें दे रही है तो वो उनका भी अपना कुछ आंतरिक सर्वे होगा, और उसमें भी वो इस सच्चाई को परखेंगे कि वाकई में उनकी जमीन अब कितनी बची रह गई है। क्योंकि जो कुछ था वो अपने चाचा के प्रभाव मंडल के दायरे में था, उनसे अलग होने के बाद अजित पवार जो हैं वो विधानसभा चुनाव में भी दिख गया कि वो अपनी पत्नी की सीट तक नहीं बचा पाए। और फिर उन्होंने ये कहा भी कि अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके मैंने गलत किया। तो बहुत सारी गलतियां जो हैं वो अब सभी को समझ में आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस गलती को मान ही लिया है कि हमने ज्यादा सीटों का दावा किया था और कम सीटें आई, तो अब हमको पहले से ही कम सीटें मान लेनी चाहिए। यानी बीजेपी वहां पर हार मानती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव आयोग पहले चुनाव की घोषणा कराए और ये पता चले कि कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे। आगे क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज अमलेंदु जी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।